गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग सेमेस्टर वन वालों, क्या हाल चाल है? कैसे हो आप सब? कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लास एंड रसगुल्लीस? कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतु? सर सब बढ़िया, सब मजे में। आज से आपको रोज मैं इसी डायलॉग से पकाऊंगा। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतु? ठीक है दोस्तों, अपने लोग आज डिसाइड किए थे कि आज से अपना सेम वन का फ्री क्रैश कोर्स चालू होगा। आपको बिलीव नहीं होगा गाइस, A to Z सिलेबस हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट कवर करने वाले हैं। किसी को कुछ भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। बस रोज एकदम डिसिप्लिन्ड तरीके से आप आ जाओगे और सिलेबस को कंप्लीट करोगे। ठीक है। आज मैंने सुबह में आपको एक रूटीन शेयर किया था, वो पता है ना? आपको एक सुबह में रूटीन शेयर किया था जहां पे आप लोगों को बोला था कि आज अपने लोगों का कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू का क्लास है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू का पहला क्लास में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही खूबसूरत सब्जेक्ट है। आज का क्लास में थोड़ा कम हंसाऊंगा, लेकिन अगले क्लास में लोट पोट करके एकदम हंसा हंसा के पूरा सिलेबस को कंप्लीट कराऊंगा दोस्तों। एकदम जोक मार मार के पूरा सिलेबस को कंप्लीट कराऊंगा। कब तुम्हारा दिमाग में फिट बैठ जाएगा, याद हो जाएगा हंसते हंसते, तुमको खुद भी पता नहीं चलेगा दोस्तों। ठीक है। तो आप लोग कैसे हो, क्या हाल चाल है? प्लीज एक बार चैट बॉक्स में बताइए क्या हाल चाल है, कैसे हो आप सब मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतु। सुनो, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू 50 मार्क्स का सब्जेक्ट है। मैं सबसे पहले इस सब्जेक्ट के ऊपर आता हूं। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू 50 मार्क्स का सब्जेक्ट है। इसका कोई इंटरनल विंटरनल नहीं होगा, इसका सीधा एक्सटर्नल होगा। ठीक है। इसका कोई इंटरनल विंटरनल नहीं होगा, इसका सीधा एक्सटर्नल होगा। इसको बीए वाले भी पढ़ेंगे, बीएससी वाले भी पढ़ेंगे और बीकॉम वाले भी पढ़ेंगे। तो आप कोई भी स्ट्रीम से हो, आपका ही काम का सब्जेक्ट है। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत खूबसूरत सब्जेक्ट है। आप पूछोगे कि भैया आप क्या क्या कंटेंट पढ़ाने वाले हो, ये तो पढ़ाओ, ये तो बताओ, आप माइंड मैप तो तैयार करो। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं ये पीडीएफ को कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है। सबसे पहले ये जो पीडीएफ आपको दिख रहा है, ये पीडीएफ को मैं कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है। इस पीडीएफ के बाद, ये पीडीएफ में आप लोगों को मैं बेसिक नॉलेज दे दूंगा। ये पीडीएफ के बाद आप लोग को 15 क्वेश्चन दूंगा, 15 क्वेश्चन। और उसी क्वेश्चन से पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू का एग्जाम का छपा हुआ क्वेश्चन सब आएगा। ठीक है। मतलब सिर्फ 15 क्वेश्चन देंगे, उस 15 क्वेश्चन को तुम याद कर लोगे और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू का बेड़ा पार। 50 में से कोई 50 भी स्कोर कर सकता है, 50 में से 40 प्लस भी स्कोर कर सकता है इजीली। आप देखोगे ना कि मैं जब ये पीडीएफ को पढ़ा दूंगा और जब वो 15 क्वेश्चन दूंगा, तो वो 15 क्वेश्चन में ही से ही एग्जाम में आएगा 2 क्वेश्चन। मैं आपको बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू में 2 क्वेश्चन आएगा, 25 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले तो मैं 15 क्वेश्चन दूंगा और 15 क्वेश्चन में ही 2 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में छप जाएंगे। ये अभिषेक सर का जादू है, ये अभिषेक सर का वादा है। मैं आपसे वादा करता हूं दोस्तों कि वो जो 15 क्वेश्चन दूंगा, उसी में से 2 क्वेश्चन छपेंगे। लेकिन पहले समझना पड़ेगा। पहले कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू की नींव मैं रखने जा रहा हूं दोस्तों। आशा है, उम्मीद है कि आप लोग ब्लैंक होके आए हो, कहीं से कुछ भी पढ़ के नहीं आए हो। ठीक है। एकदम ब्लैंक होके आए हो, तब जाके मुझे समझाने में बड़ा मजा आएगा दोस्तों। और एक बार प्लीज अटेंडेंस लगाओ, लाइक का लाइक करो। अगर आ गए हो तो एक बार लाइक करो। क्या आप लोग रेडी हैं आज के कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू के सेशन में? बच्चों प्लीज एक बार चैट बॉक्स में बताओ, क्या आप लोग आज के कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू के सेशन के लिए रेडी हो? एक बार लाइक करो, एक बार शेयर कर दो, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दो। शाहरुख खान का तो छैया छैया वाला डांस तो व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाते रहते हो बेशरम। ये सब व्हाट्सएप स्टेटस पे नहीं लगता है। प्लीज अपना व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाओ। और हाथ जोड़ के गुजारिश है, हाथ जोड़ के गुजारिश है, अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर कर दो भाई। प्लीज अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर कर दो। सेम वन का ऑडियंस इस बार इतना कम क्यों आया है पता नहीं। अपने सारे कॉलेज ग्रुप में शेयर कर दो। तुम्हारा A to Z सिलेबस अभिषेक भैया कंप्लीट कराएगा। अभिषेक भैया ने जिम्मेदारी ले ली है, तो बस ले ली है। आप मुझ पे छोड़ दो, मैं आपको 9 SGPA दिलवाऊंगा। बस जैसे जैसे बोल रहा हूं वैसे वैसे करते जाओ। रेगुलरली रेगुलरली आओ, रेगुलरली पढ़ो, रेगुलरली करो। ठीक है। स्टार्ट करें ना आज का सेशन? बिल्कुल सर, स्टार्ट कीजिए, बिल्कुल सर, स्टार्ट कीजिए। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज का बात करेंगे। इसका मतलब अपने को संविधान का बात करना है, इसका मतलब अपने को कॉन्स्टिट्यूशन का बात करना है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो भारत का संविधान है, ये जो इतना नियम कानून रूल्स एंड रेगुलेशंस जो फॉलो हो रहा है अपने इंडिया में, अपना भारत जो है बेटा, वो कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, संविधान से चलता है। तो ये संविधान को लिखा किसने?
सबसे पहला आंसर दोगे आप लोग चैट बॉक्स में कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा किसने है, ये कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा किसने, कौन है वो महान आदमी जो कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा है, अपने संविधान के रचयिता कौन है। अब बोलोगे भैया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मैं बोलूंगा गलत। आप गलत पढ़ के आए हो या आपको गलत पढ़ाया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चेयरमैनशिप में लिखा गया था कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं लिखे थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक पूरा टीम बनाए थे और उस टीम के वो लीडर थे जिस टीम में कॉन्स्टिट्यूशंस लिखा जा रहा था। ठीक है, इट वाज ड्राफ्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ भीमराव अंबेडकर। तो कॉन्स्टिट्यूशन को किसने लिखा था, कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटी लिखा था, जिस कमिटी को हेड कर रहे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो सबसे पहला बात कि कॉन्स्टिट्यूशन को किसने लिखा था, कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटी ने लिखा था, जिसको हेड कर रहे थे कौन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आज पता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का रोल कितना बड़ा बड़ा है, पता है तुम लोगों को। आज अगर वो नहीं बैठे रहते, वो अगर चेयरमैनशिप नहीं करते, तो इंडिया में जो तो कॉन्स्टिट्यूशन होता, जो तो कॉन्स्टिट्यूशन। आज जो इतना नियम कानून, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब कोई जो इंडिया में रह रहा है, वो रहना मुश्किल हो जाता, रहना मुश्किल हो जाता, जीना मुश्किल हो जाता, सब लड़ कट के मर जाते। सब कुछ चल रहा है किसके वजह से, संविधान की वजह से। और संविधान चल रहा है किसके वजह से, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वजह से। वो चेयरमैनशिप किए, वो अपना बुद्धि खटाए, वो अपना बुद्धि लगाए। इसीलिए आज अपने इंडिया में देखो, आज अपने इंडिया इतना नियम कानून रूल्स एंड रेगुलेशंस में इतना तक भी चल पा रहा है। जस्टिस इतना सा भी तो मिल रहा है ना भाई। अब बोलो कि जस्टिस नहीं मिल रहा है सर, लेकिन इतना सा भी तो मिल रहा है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से मिल रहा है, पता है तुमको। इतना सा भी इक्वेलिटी मिल रहा है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक एक। लगता है क्या अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो क्या सब मानते, क्या ये बात नहीं मानते, नहीं मानते। तो इतना सा भी इक्वेलिटी मिल रहा है ना बेटा, वो कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से मिलता है, वरना वो भी नहीं मिलता अपना इंडिया में। अब बोलोगे भैया अतुल सुभाष को जस्टिस नहीं मिला, बहुत सारी लड़कियों को जस्टिस नहीं मिलता, लड़कों को जस्टिस नहीं मिलता, रेपिस्ट लोग ऐसे घूम रहे हैं, तो इतना सा भी तो मिल रहा है ना कहीं जस्टिस मिल रहा है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से मिल रहा है। सोचो, इतने में जस्टिस नहीं मिल रहा है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं होता तो फिर क्या होता जस्टिस का हाल, मिलता ही नहीं जस्टिस। तो कहीं आप देख रहे हो 5%, 10%, 15% भी जस्टिस मिल रहा है ना, तो शुक्र मनाओ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के वजह से। कहीं ना कहीं रूल्स रेगुलेशंस फॉलो हो रहे हैं ना, शुक्र मनाओ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और कॉन्स्टिट्यूशन के वजह से, वरना वो भी फॉलो नहीं होते। ठीक है, बात समझे आप लोग, बात समझ रहे हो मेरे बच्चों। मैं लॉजिक वाला बात बोल रहा हूं ना, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, आप नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को, कॉन्स्टिट्यूशन कब लाया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन कब लाया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन कब इंप्लीमेंट हुआ। आप बोलोगे सर 26 जनवरी, 26 जनवरी 1950। गलत 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 गलत। पता है कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को अप्लीकेबल किया गया 26 जनवरी 1950। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था 26 नवंबर 1949 में, मतलब 26 नवंबर 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था और बोला ये कॉन्स्टिट्यूशन अपने लोग फॉलो करेंगे। अभी 26 नवंबर 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन को ला दिया गया था और बोल दिया गया था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन अपन लोग फॉलो करेंगे। आप ये जो डेट देख रहे हो ना, ये डेट को कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था। अडॉप्ट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनके रेडी था कॉन्स्टिट्यूशन बनके, कि अपने लोग कॉन्स्टिट्यूशन रेडी कर लिए हैं, अब कोई बहसबाजी इस पे चर्चा नहीं होगा, सीधा सा बात है। अपने लोग बचपन में जब प्रोजेक्ट बना लेते थे तो बोलते थे ना, अब प्रोजेक्ट रेडी हो चुका है, अब इसमें कुछ चेंज नहीं करेंगे। अब अपने लोग का प्रोजेक्ट, स्कूल प्रोजेक्ट रेडी हो चुका है, इसमें आप चेंज नहीं करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 में, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन पूरा पैन इंडिया पे, होल इंडिया पे अप्लाई किया गया 26 जनवरी 1950 में। आप लोग चैट बॉक्स में आंसर दीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कब किया गया। ए हौले हौली चैट बॉक्स में आप लोग आंसर दो, ऐसे मत करो, ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा।
चैट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन को, अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का जो संविधान है, उसको अडॉप्ट कब किया गया था? 26 नवंबर 1949। जितना आंसर दोगे, जितना बोलोगे, उतना तुमको याद रहेगा। 26 नवंबर 1949। और कॉन्स्टिट्यूशन को अप्लाई कब किया गया था? पैन इंडिया पे लागू कब से किया गया? लागू। अरे एडॉप्ट का मतलब होता है ग्रुप प्रोजेक्ट बना के रेडी हो गया। लागू का मतलब होता है मैम को मैंने सबमिट कर दिया। ठीक है, ठीक है। तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन लागू कब से हुआ था? लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। ठीक है, और उसको अडॉप्ट कब किया गया था? 26 नवंबर 1949, नेशनल लॉ डे के दिन। नेशनल लॉ डे के दिन, उसी दिन अपने लोग नेशनल लॉ डे मनाते हैं। और 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे, अपना रिपब्लिक डे चलता है। ठीक है, चलिए। आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कितने पार्ट्स है, कितने आर्टिकल्स है, कितने शेड्यूल है? मैं बताता हूं। अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ना 448 आर्टिकल्स है, 25 पार्ट्स है और 12 शेड्यूल है। ठीक है, ये सब बोरिंग पार्ट है। अभी आपको हंसाना शुरू करूंगा, चिंता मत करो। ये सब बोरिंग पार्ट है, मुझे ही पता है। आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कितने पार्ट्स है? 448 आर्टिकल्स है, 25 पार्ट्स है और 12 शेड्यूल्स है। बच्चे लोग पूछेंगे कि भैया ये पीडीएफ कहां पे मिल जाएगा? ये पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, फटाफट से ज्वाइन हो जाओ। आपको टेलीग्राम में फ्री ऑफ कॉस्ट ये पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा। आप टेंशन मत करो। ठीक है, यहां पे ध्यान दो। कॉन्स्टिट्यूशन में 448 आर्टिकल्स है, 25 पार्ट्स है और 12 शेड्यूल्स है। इसको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहला बात हम लोग ने क्या पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किसने किया था? कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी ने, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दूसरा बात हमने पढ़ा कि उसको अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 में, नेशनल लॉ डे के दिन। तीसरा बात पढ़ा कि उसको अप्लीकेबल किया गया 26 जनवरी 1950 में, रिपब्लिक डे के दिन। और चौथा बात हमने अभी अभी किया है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 448 आर्टिकल्स है, 25 पार्ट्स है और 12 शेड्यूल है। और पता है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वन ऑफ द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। किसी भी देश का, किसी भी राज्य का इतना बड़ा संविधान नहीं है जितना अपने लोगों का है। वन ऑफ द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। किसी भी भारत, किसी भी देश का, किसी भी राज्य का इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है दोस्तों जितना अपने देश का है। 448 आर्टिकल्स और 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स। ठीक है, क्लियर है? इतना क्लियर है? सब कोई चैट बॉक्स में लिखो, सब कोई चैट बॉक्स में लिखो। मैं बताता हूं भैया, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज में भी सप्ली आता है। सप्ली मत लाना, इसीलिए पढ़ लो अभी। गारंटेड 50 में से 50 दिलाऊंगा। ये जो इसके बाद, ये सब पढ़ाने के बाद, इसके बाद ये जो 15 क्वेश्चंस देने वाला हूं ना, ये 15 क्वेश्चंस में से ही छपेगा क्वेश्चंस। आप लिख के ले लो, आप मेरे से अभी लिखा के ले लो। ये 15 क्वेश्चंस में ही आपके एग्जामिनेशंस में आएगा, ऐसा कुछ सेट है। ठीक है, तो इसीलिए पढ़ लो अभी से। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 448 आर्टिकल्स है, ये 25 पार्ट्स है और 12 शेड्यूल्स है। अच्छा, बात करते हैं अभी नेक्स्ट। नेक्स्ट, ये संविधान हमें 6 अधिकार देता है। ये 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 संविधान हमें 6 फंडामेंटल राइट्स देता है। 6 फंडामेंटल राइट्स। ये राइट्स को तुमसे कोई छीन नहीं सकता दोस्तों, ये तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। आप अगर इंडिया में रहते हो, आप अगर इंडिया के रेसिडेंट्स हो, तो ये राइट्स आपसे कोई छीन नहीं सकता है। याद रखिएगा, ये 6 फंडामेंटल राइट्स जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये राइट्स, ये अधिकार, ये तुम्हारा है। ये राइट्स को कोई तुमसे छीन नहीं सकता है, और तुमसे कोई छीनेगा तो तुम उस पर केस कर सकते हो, तुम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हो। ये राइट्स तुमसे कोई छीन नहीं सकता। सबसे पहला राइट्स आपके पास, मेरे पास, हम सब के पास, अगर आप भारत के नागरिक हो दोस्तों, मेरे भारत के भाइयों और बहनों, अगर आप भारत के नागरिक हो तो आपके पास ये 6 फंडामेंटल राइट्स है। ये 6 फंडामेंटल राइट्स अगर आपको ना मिले, ये 6 में से कोई भी एक अगर आपके साथ ना मिले, तो आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हो दोस्तों। ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार। सबसे पहला, राइट टू इक्वेलिटी, कि इस इंडिया में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, ये सब नहीं देखा जाएगा, जात पात नहीं देखा जाएगा। ठीक है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बंगाली, बिहारी, मराठी, मारवाड़ी, ये सब नहीं देखा जाएगा। सब भाईचारा के साथ रहो, सब इक्वेलिटी में रहो।
ऐसा नहीं होगा कि हिंदू है तो जॉब में रख लेंगे, मुस्लिम है तो जॉब में नहीं रखेंगे। ऐसा नहीं होगा कि मुस्लिम है तो जॉब में रख लेंगे और हिंदू है तो भगा देंगे। नहीं, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। अपना इंडिया है ये, इक्वेलिटी के साथ रहो, मिलजुल के रहो, भाईचारे के साथ रहो। तो सबसे पहला जो राइट अपने लोग पढ़ने वाले हैं ना, पढ़ने वाले हैं इसको डिटेल में। अभी तो कुछ नहीं पढ़ रहे, अभी तो बस 6 फंडामेंटल राइट पढ़ रहे हैं। सबसे पहला जो राइट पढ़ने वाले हैं वो है राइट ऑफ इक्वेलिटी। राइट ऑफ इक्वेलिटी, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है ना? राइट ऑफ इक्वेलिटी क्या बोलता है? राइट ऑफ इक्वेलिटी बोलता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मेरे भाई भाई। अरे एक वो अपना वो सलमान सलमान ये खान का वो गाना सुने हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मेरे भाई भाई। तो राइट ऑफ इक्वेलिटी बोलता है कि सब मेरे भाई भाई है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई फर्क नहीं पड़ता। 6 फंडामेंटल राइट, मतलब आपके पास 6 फंडामेंटल राइट है। इस राइट को कोई आपसे छीन नहीं सकता, कोई आपसे छीन नहीं सकता। छीनेगा तो कोर्ट का दरवाजा खटखटा देना कि मेरे साथ जातकी हुई है, ठीक है। कि सब आपको इक्वल ट्रीट करेगा, चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। आपको आपका अधिकार हमेशा वैसे का वैसा ही मिलेगा जैसे मिलना चाहिए। फिर राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम, आपके पास फ्रीडम है, आप आजाद हो। राइट टू फ्रीडम का मतलब क्या? इस इंडिया के नागरिक, ये इंडिया का लोग आजाद है भाई। कहीं भी वो जा सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। अगर मेरे को नरेंद्र मोदी पसंद नहीं है तो मैं मोदी के खिलाफ लिखूंगा, मैं मोदी के खिलाफ बोलूंगा। अगर मुझे ममता दीदी पसंद नहीं है तो मैं ममता दीदी के खिलाफ लिखूंगा, बोलूंगा। लेकिन हाँ, लिमिट में, लिमिट में, उस पोजीशन का रिस्पेक्ट रखते हुए। ऐसा नहीं कि मैं नरेंद्र मोदी को गाली दे रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं ममता दीदी को गाली दे रहा हूं। उस पीएम का सीट, उस सीएम का सीट को रिस्पेक्ट रखते हुए देश के हित में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं पाकिस्तान का सवासी दे रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं अपने देश को दूसरे देश के सामने गिरा रहा हूं। आपके पास पूरा का पूरा फ्रीडम है, फ्रीडम टू स्पीच, फ्रीडम टू राइट, फ्रीडम टू एक्सप्रेस, फ्रीडम टू रोमिंग अराउंड एवरीवेयर। घूमो फिरो नाचो गाओ, मुझे क्या, फ्रीडम है तुम्हारे पास भाई, तुमको कोई नहीं रोक सकता। दूसरा दूसरा फंडामेंटल राइट है कि आपके पास क्या है? फ्रीडम है। आप घूमो फिरो नाचो गाओ, कुछ भी बोलो, कुछ भी ना बोलो, आपको कोई नहीं रोक सकता, बोलो। लेकिन हाँ, लिमिट में। बात कहां जाती है? लिमिट में। मम्मी लोग बोलती है ना कि बोल लो बेटा बोल लो, लेकिन लिमिट में। लिमिट के बाहर अगर बोलोगे, मम्मी लोग बोलती है ना, मम्मी लोग बोलती है ना, लिमिट के बाहर अगर बोलोगे जूता खाओगे, जूता। लिमिट के बाहर बोलोगे चप्पल खाओगे। तो वही बात है, राइट टू फ्रीडम का मतलब वही होता है। अरे सर क्या सब दिखाने लगे? अरे दिखाना पड़ता है, कंसेप्ट है ना। क्लियर है? तो 6 फंडामेंटल राइट मतलब क्या? एक तो राइट ऑफ इक्वलिटी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मेरे भाई भाई। दूसरा राइट ऑफ फ्रीडम। राइट ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या है? कि आपके पास फ्रीडम है, आप कुछ भी कर सकते हो। घूमो फिरो नाचो गाओ, किसी के खिलाफ बोलो, किसी के खिलाफ ना बोलो, मोदी के खिलाफ बोलो, ममता के खिलाफ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, लिमिट में। गाली गलौज यूज मत करो, रिस्पेक्ट तरीके से बोलो कि डियर नरेंद्र मोदी, ये आप क्या कर रहे हैं अपने देश के लिए, ऐसे करके बोलो। इंस्टाग्राम से मत सीखना कुछ, ठीक है। वो इंस्टाग्राम वाला सब जेल जेल जाएगा एक दिन, ठीक है। चलो, फिर क्या है बताओ? फिर अपने पास तीसरा राइट है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन यानी बच्चे होमवर्क करते हुए ही अच्छे लगते हैं, बच्चे लोगों को फैक्ट्री मत भेजो। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन बोलता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्टिकल नंबर 23, आर्टिकल नंबर 24 में, कि बच्चे होमवर्क करते ही अच्छे लगते हैं, बच्चे को फैक्ट्री मत भेजो, बच्चे को कोई हजार्डियस जगह पे मत भेजो, चाइल्ड लेबर मत करवाओ। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन मतलब कोई यहां पे कौन कौन केजीएफ मूवी देखा है? कौन कौन केजीएफ मूवी देखा है बेटा? केजीएफ मूवी आप लोग देखे हो? केजीएफ मूवी में क्या दिखाया गया था? केजीएफ मूवी में दिखाया गया था कि बहुत सारे लोग को ट्रक में भर के लेके जा रहे हैं, जबरदस्ती का काम करवा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ट्रक में भर के लेके जा रहे हैं, जबरदस्ती का काम करवा रहे हैं। वो काम नहीं करना चाहते, वो काम नहीं करना चाहते, फिर भी काम करवा रहे हैं। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन का मतलब, आपके साथ कोई अगर एक्सप्लॉइट कर रहा है, आपके साथ अगर कोई जबरदस्ती कर रहा है, तो आप आवाज उठा सकते हो।
आपके साथ अगर कोई जबरदस्ती कर रहा है, जबरदस्ती काम करवा रहा है आपसे, या जबरदस्ती चाइल्ड लेबर करवा रहा है आपसे, तो आप आवाज उठा सकते हो। कोई काम कर भी रहे हो तो अपनी पूरा स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से होगा, लेकिन कोई जबरदस्ती नहीं करेगा मेरे साथ। अगर कोई जबरदस्ती करेगा तो मैं आवाज उठाऊंगा बेटा, मैं आवाज उठाऊंगा बेटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्या कहता है बेटा? राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन कहता है कि आपको मंदिर जाना है, मस्जिद जाना है, आपको मंदिर जाना है, मस्जिद जाना है, गुरुद्वारा जाना है, चर्च जाना है, या जहन्नुम में जाना है, जाओ। मंदिर जाना है, मस्जिद जाना है, गुरुद्वारा जाना है, चर्च जाना है, जहन्नुम में जाना है, जहां कहीं भी जाओ, जो कोई भी रिलीजन फॉलो करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी रिलीजन आप फॉलो करो, बस फॉलो करो भाई, कोई भी रिलीजन, ठीक है। तो ये बोलता है राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। और फिर होता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, आप देखते हो ना कि आजकल ना गुरुकुल सब खुल रहा है, आजकल गुरुकुल खुल रहा है, मदरसा तो खुला ही हुआ है। तो लोग अपने कल्चर्स को प्रमोट करने के लिए अपना अपना स्कूल्स भी खोल सकते हैं, अपना अपना स्कूल्स कॉलेज भी खोल सकते हैं, अपने अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए स्कूल्स कॉलेज सब कुछ खोल सकते हैं, जैसे गुरुकुल हो गया, मदरसा हो गया, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये हो गया कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, कि अपने कल्चर को हम प्रमोट करने के लिए अपना ही कल्चर का स्कूल खोल लिए। गुरुकुल हो गया, मदरसा हो गया, मुस्लिम लोग खोलता है ना मदरसा, ठीक है। फिर लास्ट वाला है राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, मतलब इनमें से, इन ऊपर दिए गए इनमें से राइट्स के साथ अगर तुम्हारा उल्लंघन हुआ है, इनमें से राइट्स के साथ अगर तुम्हारा उल्लंघन हुआ है, तो तुम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हो, ठीक है। चलिए आइए वापस से पढ़ते हैं, वापस से पढ़ते हैं कि कितना तक पढ़े। क्लियर है बाबू इतना तक? वापस से रिवाइज करा देना है, चिंता मत करो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ? क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ? एक बार क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ, वापस से पढ़ा दे रहे हैं। सर चप्पल नहीं दिखाना चाहिए था, अरे सी दिखा दिए, क्या दिक्कत है? बोलो ना जी, बोलो ना, क्लियर है ना? अरे हंसी मजाक में भाई, कंसेप्ट ऐसा चीज है ना, कंसेप्ट एक बार कंसेप्ट सिखा देंगे ना, जब तक जिंदा रहेगा तब तक भूलेगा नहीं। एक बार कंसेप्ट सिखा देंगे, जब तक जिंदा रहेगा तब तक भूलेगा नहीं, याद रहेगा हमेशा वो कंसेप्ट, ठीक है। चलो आ जाओ, देखो सबसे पहले अपने लोग क्या पढ़े? सबसे पहले अपने लोग पढ़े कि कॉन्स्टिट्यूशन को किसने ड्राफ्ट किया था। कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी ने, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब ये बताओ कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब हुआ था, बताओ जल्दी बोलो, रिवाइज करवा रहा हूं कि तुम्हारा याद करने का झंझट कम हो जाए। कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब हुआ था? कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था 26 नवंबर 1949, नेशनल लॉ डे के दिन। नेशनल लॉ डे के दिन, लॉ डे, लॉ डे, क्या सुन रहे हो? नेशनल लॉ डे के दिन, कुछ भी। अच्छा, वो अप्लीकेबल कब हुआ था? 26 जनवरी 1950, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अपना अप्लीकेबल कब हुआ था? 26 जनवरी 1950, रिपब्लिक डे के दिन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में 448 आर्टिकल्स है, 25 पार्ट्स है और 12 शेड्यूल है। कितने प्यारे प्यारे बच्चे हो आप लोग यार। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन में 448 आर्टिकल्स है, 25 पार्ट्स है और 12 शेड्यूल्स है, ठीक है। इसके बाद देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में हमें 6 फंडामेंटल राइट मिलता है, 6 फंडामेंटल राइट मिलता है। सबसे पहले बात हुई राइट ऑफ इक्वलिटी। राइट ऑफ इक्वलिटी बात करते हैं आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक। फिर बात होता है राइट, ठीक है। सबसे पहली बात होती है राइट ऑफ इक्वलिटी। राइट ऑफ इक्वलिटी क्या बोलता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मेरे भाई भाई, ठीक है। अपना इंडिया में जो कोई भी रहता है सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, सबको इक्वालिटी के साथ जीने का अधिकार सबके साथ है। जॉब मिलना चाहिए तो वो कास्ट देख के नहीं, क्वालिफिकेशन देख के। राइट ऑफ इक्वलिटी सबके साथ होना चाहिए नॉर्मली। फिर हमने पढ़ा राइट ऑफ फ्रीडम, फिर हमने पढ़ा राइट ऑफ फ्रीडम कि आप फ्री हो। हम एक सॉवर्जिन कंट्री में जीते हैं, हमको फ्रीडम ऑलरेडी मिल चुका है, तो आप फ्री हो, आप नाचो गाओ कुछ भी करो, कोई कोई फर्क नहीं पड़ता। आप घूमो फिरो, नाचो गाओ, ठीक है। आपको किसको भी हेट देना है, किसको भी लव देना है, वो आप जानो। राइट टू फ्रीडम। फिर तीसरा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, कि अगर मान लो कि कोई आपसे बंधुआ मजदूरी करा रहा है,
अरे कोई आपसे बंधुआ मजदूरी करा रहा है, कल को मान लो कल को मैं ही आपको पकड़ के लेके आ गया, बोला ये साफ कर दो, ये डेस्क को साफ कर, मैं जबरदस्ती आपसे मजदूरी करवा रहा हूं, तो ना चोलवे, मेरे खिलाफ केस कर देना। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन उसको अपने लोग बोलते हैं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तुमको मंदिर जाना है, मस्जिद जाना है, गुरुद्वारा जाना है, या चर्च जाना है, या जहन्नुम जाना है, कहीं पे भी जाना है, कोई भी रिलीजन फॉलो करना है, किसी भी भगवान को फॉलो करना है, करो, कोई दिक्कत नहीं है, सब भगवान एक है, सब भगवान एक है। अगर कोई उसमें तुमको टांग अड़ाए, कोई जबरदस्ती करे, नहीं नहीं ना ना तुम मंदिरे जा भी ना, तुम मस्जिद जा, फिर नहीं चलेगा। तुम मस्जिद जा भी ना, मंदिरे जा, नहीं चलेगा, ठीक है। मेरे को जहां जाना है, मैं जो प्रैक्टिस करना चाहता हूं, मैं जिस भी भगवान को मानना चाहता हूं, करूंगा, मैं मानूंगा, मैं मानूंगा उस भगवान को, ठीक है। फिर अपने लोग पढ़ा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब कि आप चाहो तो गुरुकुल खोल सकते हो, मदरसा खोल सकते हो, अपने कल्चर के हिसाब से कुछ भी खोल सकते हो इंडिया में, अपने कल्चर्स के हिसाब से स्कूल खोलना चाहते हो खोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और सातवां सबसे इंपॉर्टेंट, राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, मतलब इनमें से कोई भी राइट्स तुमको अगर नहीं मिला है, इनमें से कोई भी राइट्स अगर तुमको नहीं मिला है, उल्लंघन हुआ है तुम्हारे साथ जातकी की गई हो, भेदभाव किया गया हो, तो तुम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हो। राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी इसको बोलते हैं, राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ठीक है ना बेटा। इसको अपने लोग क्या बोलते हैं? राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ठीक है। इतना तक क्लियर है? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, बताओ जल्दी बोलो, सब स्पैम कर दो, क्लियर है सर, 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 इस तरीके स्पैम कर दो, पूरा पूरा आतंक मचा दो पूरा, ठीक है। चलो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, एक बार अपने कॉलेज कॉलेज ग्रुप में शेयर करो, तो ये वीडियो को शेयर करो। तो आज का अपना लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, स्टेट। स्टेट, स्टेट मतलब आप लोग क्या समझते हो अभी तक? स्टेट मतलब क्या, कोई बोलेगा मेरे को? स्टेट मतलब अभी तक क्या समझते थे वो बोलो मेरे को। स्टेट मतलब अभी तक क्या समझते थे भैया? स्टेट मतलब तो हम लोग समझते थे राज्यों, ममता दीदी राज्यों, जैसे वेस्ट वेस्ट जैसे वेस्ट बंगाल अपना स्टेट है ना, जहां पे ममता दीदी सीएम है, ममता दीदी राज्यों, राज्यों समझते थे ना। स्टेट मतलब आज तक आप लोग समझते थे कि वेस्ट बंगाल को बोलते हैं स्टेट, वैसा आप लोग समझते थे, नहीं। लेकिन स्टेट मतलब गवर्नमेंट के कंट्रोल में जो कुछ भी है, जितना भी तुम गवर्नमेंट देख रहे हो, मोदी जी, ममता दीदी, पीएम, सीएम, सब कुछ स्टेट में आता है बेटा। स्टेट का ओरिजिनल डेफिनेशन राज्य नहीं होता, स्टेट मतलब राज्य नहीं, स्टेट माने राज्य ना बाबा, स्टेट माने किछु और आछे। स्टेट मतलब होता है गवर्नमेंट या गवर्नमेंट से रिलेटेड जितना भी चीज तुम देख रहे हो, जितना भी चीज, पार्लियामेंट हो गया, गवर्नमेंट हो गया, पीएम हो गया, सीएम हो गया, म्यूनिसिपैलिटी वाला हो गया, वो सब सब स्टेट के अंदर आता है, पता? आप लोग को पता है स्टेट का डेफिनेशन अगर कोई पूछेगा तो आप लिख के आ जाओगे, स्टेट इज ए राज्य, लाइक वेस्ट बंगाल वेयर ममता दीदी इज आवर सीएम। अब बोलोगे ना स्टेट इज ए राज्य, अब बोलोगे ना ऐसा कि वेयर ममता दीदी इज आवर सीएम, नहीं ना। तो स्टेट का मतलब क्या होता है? स्टेट का मतलब गवर्नमेंट या गवर्नमेंट से रिलेटेड जितना भी चीज है, अपना पूरा इंडिया को ही स्टेट पकड़ लो आप लोग। इंडिया में गवर्नमेंट या गवर्नमेंट से रिलेटेड जितना भी चीज आप देखते हो, वो सब सब स्टेट में आता है, ठीक है। तो ये चार्ट मैंने बनाया, देखिए। स्टेट अंडर आर्टिकल 12 इंक्लूड, स्टेट में क्या क्या इंक्लूड होता है, देखो 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 देखो, बच्चा लोग देख, बच्चा लोग देख, स्टेट में क्या क्या इंक्लूड होता है। स्टेट अंडर आर्टिकल 12 इंक्लूड्स पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो जो राज्यसभा लोकसभा सब जो चलता रहता है, पार्लियामेंट जो चलता रहता है, जहां झगड़ा लड़ाई छोट्टम छोट्टा होता है, कोई किसी का बाल पकड़ रहा है, कोई किसी को एकदम मारा पीटी जो होता है पार्लियामेंट में, एकदम झगड़ा, वो पार्लियामेंट को भी आप स्टेट कंसिडर करते हो, ठीक है। स्टेट अंडर आर्टिकल 12 इंक्लूड्स पार्लियामेंट एंड ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब अपना जो मोदी जी है, मोदी जी, पीएम मोदी, अमित शाह, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सब सब स्टेट के अंदर आता है अभी, ठीक है। मतलब अपना जो पार्लियामेंट है, अपना जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो स्टेट के अंदर आता है। फिर लेजिस्लेटिव एंड गवर्नमेंट ऑफ ईच अदर,
मतलब स्टेट गवर्नमेंट भी स्टेट के अंदर आता है, ठीक है। अपना जो स्टेट गवर्नमेंट है, आदित्यनाथ योगी, योगी जी, ममता दीदी, ठीक है, योगी जी हो गया, ममता दीदी हो गया, वो दिल्ली वाली सीएम का क्या नाम है, रेखा गुप्ता हो गया, वो सब क्या है, वो सब स्टेट के अंदर ही आता है। लेजिस्लेटिव एंड गवर्नमेंट ऑफ ईच अदर, मतलब स्टेट गवर्नमेंट भी अगर कोई है तो वो भी स्टेट के अंदर आता है। मतलब भैया सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट के अंदर आता है, पार्लियामेंट स्टेट के अंदर आता है, लेजिस्लेटिव एंड गवर्नमेंट ऑफ ईच अदर मतलब स्टेट गवर्नमेंट भी स्टेट के अंदर आता है, बिल्कुल। ऑल लोकल एंड अदर ऑथोरिटी, मतलब आप लोग देखते हो ना, केएमसी वीएमसी देखते हो, विलेज पंचायत देखते हो, केएमसी कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये सब सब स्टेट के अंदर आता है। मतलब जितना भी आप देख रहे हो गवर्नमेंट से लिंकेज रखने वाला, गवर्नमेंट का जो कुछ भी है वो सब स्टेट के अंदर आता है, सब कुछ स्टेट के अंदर आता है, ठीक है। तो स्टेट अंडर आर्टिकल 12 इंक्लूड्स पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो जो वो जो दिल्ली से हर बार बोलते हैं, मेरे भाई और बहनों, मैं आज से नोटबंदी करता हूं, वो भी स्टेट के अंदर आता है। अपना जो सीएम है, हम्बा हम्बा रामबा रामबा बुम्बा बुम्बा, वो भी स्टेट के अंदर आता है। क्या है, क्लियर है, क्लियर है। और ऑल लोकल एंड अदर ऑथोरिटी, सब कोई बेटा स्टेट के अंदर आता है। जितना भी आप गवर्नमेंट से रिलेटेड देख रहे हो, नॉर्मली जितना भी चीज गवर्नमेंट से रिलेटेड देख रहे हो, अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लाइंग विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। इसमें आप देखिए लोकल अथॉरिटीज का मतलब क्या हो गया, लोकल अथॉरिटीज का मतलब आप अभी पढ़े, लोकल अथॉरिटी, ऑल लोकल एंड अदर अदर अथॉरिटीज। लोकल अथॉरिटीज का मतलब क्या हो गया, अब देखियो विलेज पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, वो सब भी स्टेट के अंदर आता है। अरे पंचायत देखे हो, पंचायत पंचायत का वेब सीरीज देखे हो, वो सब भी बेटा स्टेट के अंदर ही आता है, उन सबको भी स्टेट ही बोलोगे आप। ओके, स्टेट मतलब राज्यों नहीं होता, स्टेट मतलब गवर्नमेंट या गवर्नमेंट से एसोसिएटेड जितना भी चीज है अपना इंडिया में, सब स्टेट कहलाता है, सब कुछ स्टेट कहलाता है। अदर ऑथोरिटीज मतलब अदर ऑथोरिटीज आर दोस हु आर क्रिएटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन और एनी लेजिस्लेचर ऑफ लॉ, मतलब जो कुछ भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में है वो सब सब अदर ऑथोरिटीज है, ठीक है ना, हो जाएगा ना। तो स्टेट में क्या क्या आता है, स्टेट में आता है पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो जो राज्यसभा लोकसभा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखते हो, पीएम मोदी, वो सब 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 स्टेट पे आता है, स्टेट के अंदर आता है। फिर लेजिस्लेटिव एंड गवर्नमेंट ऑफ ईच अदर, स्टेट गवर्नमेंट, सीएम, ये सब जो सब देखते हो सब स्टेट के अंदर आता है, ठीक है। योगी आदित्यनाथ, बुलडोजर बाबा, ठीक है। फिर ऑल लोकल एंड अदर अदर ऑथोरिटीज, आप जो देखते हो विलेज पंचायत देखते हो, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड देखते हो, म्यूनिसिपैलिटीज देखते हो, ये भी स्टेट के अंदर आता है बेटा, ये भी आपका स्टेट के अंदर आता है। जो कुछ भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में है और जो कुछ भी इंडिया के भीतर है, इंडिया के भीतर अगर कुछ भी लग रहा है कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, वो सब सब स्टेट में आता है, सब स्टेट्स में आता है, ठीक है, क्लियर है। तो आज इतना ही पढ़ाएंगे अपने लोग। बताओ कैसा लगा, बताओ कैसा लगा, एक ऑनेस्ट रिव्यू, एक ऑनेस्ट कमेंट जरूर कर देना ये लाइव सेशन के बाद, एक कमेंट चाहिए ही चाहिए। अगर तुमको ऐसा ऐसा सीरीज चाहिए, भाई कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू तुमको हजारों टीचर पढ़ा देंगे, लेकिन इतना हंस खेल के, इतना कॉमेडी वे में कोई पढ़ाएगा, कोई नहीं पढ़ा सकता। लिख के देता हूं मैं पूरा, यूट्यूब में अगर तुमको मिल जाए तुम हमको बताना, अनसब्सक्राइब करके चले जाना, जो कोई भी इतना कॉमेडी वे में तुमको कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू पढ़ा दे। कॉन्स्टिट्यूशन इतना बोरिंग है भाई, पढ़ते पढ़ते पागल हो जाओगे, लेकिन इतना हंस हंस के पढ़ोगे अभी भी याद रह जाएगा। देखो अभी हम तुमसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, उसका 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 आंसर तुम झट से दे दोगे। बताओ कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब हुआ था, बताओ तो, कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब हुआ था, 26 नवंबर 1949। कॉन्स्टिट्यूशन को अप्लीकेबल कब किया गया, बताओ तो, जल्दी बोलो, आंसर बोलो, कॉन्स्टिट्यूशन को अप्लीकेबल कब किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन को अप्लीकेबल किया 26 जनवरी 1950। यही होता है, हंस खेल के पढ़ने से, ऐसे हंसा हंसा के आप लोगों को पढ़ा दिए, सब याद है आप लोगों को। 6 फंडामेंटल राइट्स क्या है, राइट ऑफ इक्वलिटी, राइट ऑफ फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, सब कुछ आप लोगों को याद है, सब कुछ, ईच एंड एवरी पेनी आप लोगों को याद है, सब कुछ याद है आप लोगों को। क्यों, क्योंकि हंस हंस के पढ़े हो, मेरे साथ पढ़े हो, अभिषेक भैया पढ़ाए, इसीलिए लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। दोस्तों हाथ जोड़ के गुजारिश है, सब कोई अपना स्टेटस पे लगाएगा, वो शाहरुख खान का छैया छैया तो स्टेटस पे लगाते हो,
ये सब स्टेटस पे नहीं लगाता हो। सब कोई अपना स्टेटस पे लगाएगा आज, ठीक है। और अपना कॉलेज का सारा ग्रुप में भेज दो, सारा ग्रुप में भेज दो कि अभिषेक भैया जाग चुके हैं, आप लोग भी जाग जाओ और आओ मिल के 9 SGPA लाते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, बाय 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 बाय। नाइस, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हो आप, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हो आप लोग।